गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग अनीश। चलिए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेरी फर्स्ट लेक्चर, आज पहला ही लेक्चर होने जा रहा है। मेरा नाम है विक्रांत सिंह और मैं आपको ये कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको कराने वाला हूँ, यानी कि प्रीलिम्स प्लस मेंस। प्रीलिम्स प्लस मेंस। ऑलमोस्ट लगभग इस कंप्लीट कोर्स में लगभग हम 37 से 38 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, यानी कि 37 से 38 टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के दौरान, जिसमें प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक्स होंगे, देन उसके बाद में हम मेंस करेंगे। वेरी गुड इवनिंग अनीस, दौलत, राहुल, प्रीति, पवन, संजू, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, बाकी मेरे ये जो कोर्स हैं, ऑलमोस्ट ये काफ़ी मतलब उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस में मैं ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूँ, प्रीलिम्स, मेंस कंप्लीट करा चुका हूँ। आपका ये बैच है, काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है। इस बैच में आज से ही क्लासेस जो हैं, वो हमने स्टार्ट की हैं। जिसमें पहले हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे, तो मैं थोड़ा आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि पहले हम बायो को पढ़ने जा रहे हैं, फिर बायो के बाद में हम फिजिक्स की क्लास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी, देन उसके बाद में हमारी टेक्नोलॉजी का पोर्शन रहेगा। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम स्पेस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो हम टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें डिफेंस को भी हम पढ़ेंगे। डिफेंस सेक्टर में क्या होता है, डीआरडीओ का क्या रोल होता है, विभिन्न जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनके क्या रोल होते हैं। तो पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो सिलेबस है वो हमारा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी का चलेगा। जब ये चारों पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम स्विच करते हैं कहाँ पर, मेंस की क्लासेस में, जहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है और मेंस के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, है ना? तो कुछ इस टाइप के एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो मेंस में हमें पढ़ने होते हैं, विद आंसर राइटिंग हम उनको करते हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मेरी ये जो क्लासेस रहेंगी, ये बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, यानी कि मैं आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि जो स्लाइड आपको दिखेगी स्क्रीन पर, ये स्लाइड हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखी होगी, जिससे जो बच्चे होते हैं उनको दोनों ही माध्यम में समझ में आ जाए। ठीक है? तो किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा मैं। समझाने के दौरान भी और उसके बाद में आपको नोट्स के दौरान भी, ठीक है? तो हिंदी, इंग्लिश में ही आपको नोट्स मिलेंगे। आप लेक्चर के बाद या लेक्चर के पहले जब भी आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, तो ये जो पीडीएफ है, ये आपको बाइलिंगुअल रहेगी और मैं जो पढ़ाऊँगा, वो भी बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा, यानी कि एक-एक शब्द को मैं अनुवाद करके आपको प्रॉपर बताऊँगा, किसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं और इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि साइंस जो है, इस चीज़ को समझिएगा, जो साइंस होता है ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये समझने का सब्जेक्ट होता है, ना कि ये रटने का सब्जेक्ट होता है। तो इसको हम समझते हुए चलेंगे। एक-एक चीज़ हमें समझना है, हमें रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है? और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, ड्यूरिंग मैं लगभग 8 सालों से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ स्टेट पीएससी को, जिसमें से उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, ये कुछ मेरे देखिए, आवाज़ चेक कीजिए, वॉइस वॉइस चेक कीजिए। बाकी लोग कमेंट्स में बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है ना? हाँ, देखिए, तो मेरे इस पूरे दौर में जहाँ पर मुझे लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है स्टेट पीएससी को पढ़ाते हुए, चाहे वो ऑफ़लाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो। तो इस 8 साल के करियर में मैंने ये कई बार ऐसा देखा हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं होता है। यानी कि वो आर्ट्स फील्ड से रहते हैं या फिर वो कॉमर्स फील्ड से रहते हैं, तो कई ऐसे बच्चे भी रहते हैं क्लास के ही बीच में।
वो बच्चे भी रहते हैं, तो वो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उनको उनका क्योंकि बैकग्राउंड नहीं रहा है, आज तक उन्होंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, इसीलिए उनको ये सभी चीज़ें बहुत हार्ड लगती हैं समझने में। खासकर साइंस क्योंकि बैकग्राउंड कभी इन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो चीज़ हार्ड लगेगी। तो मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ में मुझे सुनिएगा और सुनने के बाद में आपको ए टू ज़ेड जो चीज़ें हैं, वो सभी आपको समझ में आएँगी और बिल्कुल जहाँ आपको प्रॉब्लम आए, बिल्कुल आप अपने डाउट को रेज़ कीजिएगा यानी कि अपने डाउट को पूछिएगा। बिल्कुल, एक बार नहीं आप 50 बार डाउट को पूछिएगा, मुझे डाउट पूछने में कभी कोई तकलीफ या कोई ऐतराज़ नहीं होता है। ठीक है? मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊँगा, ए टू ज़ेड सारी चीज़ें आपको सिखाऊँगा। मेरा काम है सिखाना, ना कि मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं हम। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि जिसमें हम जीव और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम ऐसे प्राणियों का अध्ययन करते हैं जो जीवित होते हैं, यानी कि जिनमें जीवन होता है, उसकी स्टडी हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। समझ में आया? बायोलॉजी एक ब्रांच है ऐसी साइंस की जिसके अंतर्गत हम जीवित प्राणियों यानी कि सजीवों की स्टडी करते हैं जिनमें जीवन होता है। अब ये जीवन वाले जीव कौन से होते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हम यानी कि जो जानवर होते हैं, जो जैसे कि हम लोग हैं, मनुष्य है, जानवर हैं, पेड़-पौधे हैं या सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव देखो मैं इंग्लिश में ही तो बता रहा हूँ यार, अविनाश। स्टार्ट हुई है और मैंने अभी इतना कुछ पढ़ाया भी नहीं है ना? कुछ बताया भी नहीं है। थोड़ा-सा थोड़ा-सा रुको। हाँ, तो सर हम हिंदी मीडियम से हैं। बिल्कुल, आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, मुझे पता है और ये जो बैच मुझे दिया गया है, ये भी हिंदी मीडियम से है। ठीक है, मुझे ये चीज़ पता है। लेकिन क्या होता है कि क्लास के दौरान कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी क्लास कर रहे होते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं जाए, इसीलिए मैं हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही आपको समझा दूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझा दूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने सालों से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। मैं बाइलिंगुअल टीचर हूँ। आप कोई सा भी वर्ड पूछोगे मैं हिंदी, इंग्लिश दोनों में बता दूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस लेकिन थोड़ा धैर्य रखना, सुनने का प्रयास करना, एक भी डाउट नहीं बचेगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है दौलत, इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं एक एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि 2 प्रकार के टीचर होते हैं। एक पढ़ाना जानता है, ठीक है? लेकिन पढ़ाने के बावजूद भी बच्चों के डाउट निकलते हैं और मैं एक ऐसा टीचर हूँ, जो डाउट बचने ही नहीं देता हूँ। आप विश्वास मानिए, आप बिल्कुल फुर्सत से बैठिए, मुझे थोड़ा-सा डेढ़ घंटे का समय दीजिए और आप पूरी क्लास को अटेंड करने का प्रयास कीजिए। अगर मैं बताता हूँ, अगर आपके डाउट निकल के आ जाएँ, तो फिर मैं मान जाऊँगा कि हाँ, वाक़ई में आप वाक़ई में स्टेट पीसीएस कर रहे हो और आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, जो आपने डाउट्स जो हैं, वो बहुत डीपली और अंदर जाके उठाए हैं। लेकिन मैं जितने डीप में जाके पढ़ाता हूँ, मेरा जो लेवल है, वो बहुत अलग प्रकार का लेवल है। बिल्कुल डीप से डीप जाके मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। तो बस मुझे सुनने का प्रयास करना, कोई-सी चीज़ नहीं छूटेगी। डाउट की बिल्कुल आएगा ही नहीं, डाउट आएगा ही नहीं। चलो। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज विशेषकर आज की और कल की जो क्लास रहेगी हमारी यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, वो बेसिकली हम डील करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? Microorganism are those organisms which cannot be seen with our naked eye. यानी कि सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु या फिर वायरसेस यानी कि विषाणु। तो
हाँ, फंगस, कवक भी उसी में आ जाता है। फंगस जिसे हम कवक कहते हैं, तो वो भी उसी में आ जाता है। यानी कि इनको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। ये बहुत छोटे-छोटे जीव होते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम डील करेंगे। चलिए देखिए, क्या हुआ था कि जब मॉडर्न साइंटिस्ट यानी कि जब ये आप जानते हो कि विज्ञान जो है, अधिकांश जो विज्ञान है, वो पूरा विदेश में लिखा गया है। हमने तो सिर्फ उसको ट्रांसलेट किया है। यानी कि जो मॉडर्न थिंकर्स थे या फिर मॉडर्न जो राइटर्स थे, राइटर्स भी और साइंटिस्ट भी जिन्होंने नई-नई चीजें खोजी, है ना? जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए, जिन्होंने बहुत सारे विज्ञान के सिद्धांत दिए, ये सभी फॉरेनर्स हैं। यानी कि ये सभी विदेशी हैं। सभी ने कुछ ना कुछ कहा। तो जब 1600-1700 के आसपास में बात चल रही थी, तब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका की खोज कर दी, यानी कि इन्होंने सेल की खोज कर दी। किसकी? सेल की। ये सेल क्या होता है? क्या ये मोबाइल में डालते हैं या रिमोट में डालते हैं, उस सेल की बात कर रहे हैं? नहीं, उस सेल की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस सेल की बात कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन बना है। यानी कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं सेलों से मिलके बना हूं और एक सेल नहीं है मेरे शरीर के अंदर, एक कोशिका नहीं है मेरे शरीर के अंदर। मेरे शरीर के अंदर हजारों, करोड़ों, अरबों, लाखों कोशिकाएं हैं। मेरा शरीर जो है वो हजारों, करोड़ों, अरबों सेल से मिलके बना है, कोशिकाओं से मिलके बना है। कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होती है। यानी कि कोशिका जो है, वो हमारी जीवन की इकाई होती है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जिससे मिलके हमारा जीवन बना होता है। और इस सेल की जो खोज थी, अभी मैं आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा सेल के बारे में सारी चीजें। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, समझना कि ये चीजें आई कहां से। तो सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो सेल को खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1665 में। 1665 में सेल को इन्वेंट किया गया था, यानी कि उसको डिस्कवर किया गया था। और वो भी एक प्लांट के पार्ट से, एक पेड़ के पार्ट से सेल को खोजा गया था, माइक्रोस्कोप में देखा गया था। तो लगभग कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखा रॉबर्ट हुक को, और उन्होंने क्या कह दिया कि ये क्या है? ये सेल है। ये क्या है? ये कोशिका है। इस प्रकार से। इसके बाद में कई वैज्ञानिक आते हैं और इस सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1665 से फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई ऐसे वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट आते जाते हैं और रिसर्च करते जाते हैं। तो उन्हें बहुत सारी चीजें, ह्यूमंस के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी, पेड़ पौधों के अंदर भी, फिर उन्होंने कई सारी चीजें यहाँ पर खोजना जो है वो शुरू कर दिए। फिर उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आते हैं जिनमें से एक का नाम था कैरोलस लीनियस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहां के थे? स्वीडन के। स्वीडन के वैज्ञानिक थे। SWENDEN। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं, जीव जो रह रहे हैं, जो जिंदा हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं, वो दो ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो प्लांट्स हैं, यानी कि एक तो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, और दूसरे क्या हैं? जंतु हैं, यानी कि एनिमल्स हैं। यानी कि कैरोलस लीनियस ने ये बताया कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सिर्फ दो ही प्रकार के हैं। यानी कि मुझे कितने लोग दिखते हैं? मुझे कितने लोग दिखते हैं? तो मुझे सिर्फ दो ही लोग दिखते हैं। एक तो पेड़ पौधे दिखते हैं और दूसरे एनिमल्स दिखते हैं। और उनको उस समय पे लगभग 1700 के समय पे उनको और कुछ चीजें दिखी ही नहीं। तो उन्होंने इसी को एक सिद्धांत बना दिया। इस सिद्धांत का नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इस सिद्धांत का नाम था द्वि जगत वर्गीकरण। द्वि जगत वर्गीकरण सिद्धांत।
क्या नाम था? दुई जगत वर्गीकरण सिद्धांत, यानी कि किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक कौन से थे? कैरोलस लीनियस थे, जिन्होंने जिन्होंने क्लासिफिकेशन को समझाया, यानी कि वर्गीकरण को समझाया। वर्गीकरण होता क्या है, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं, किन्हीं दो चीजों को हम बांटते हैं। तो दुनिया में ऐसा वर्गीकरण को बताने वाले, क्लासिफिकेशन को बताने वाले पहले वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस थे। इसीलिए कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी वर्गीकी के जनक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? वर्गीकी के जनक, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी, वर्गीकी भी एक साइंस की एक फील्ड है, साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्लासिफिकेशंस की स्टडी करते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशंस उसके अंदर पढ़ने को आते हैं। तो दुनिया में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति कैरोलस लीनियस थे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन को समझा पाया, जिन्होंने वर्गीकरण को बता पाया। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकी के जनक के रूप में या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो ही प्रकार के हैं, एक तो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। तो इस सिद्धांत को उन्होंने कहा दुई जगत वर्गीकरण सिद्धांत, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब वैज्ञानिक आते गए, होड़ लगती गई, तो वैज्ञानिकों ने फिर दो के बाद में तीन जगत वर्गीकरण सिद्धांत को खोजा, चार जगत वर्गीकरण सिद्धांत को खोजा, और अंततः उन्होंने पांच जगत वर्गीकरण को खोज लिया, यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की। और यही जो किंगडम है, इसको सर्वमान्य कर लिया गया, यानी कि इसी को सब लोगों ने सर्वसम्मति से मान लिया। यानी कि हमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वो क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत। पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत, ये पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था R.H. विटेकर। और किस टाइम पर दिया था? तो इन्होंने 1969 में इस सिद्धांत को दिया था। 1969 में। समझ में आया किस चीजों की बात चल रही है? जो नॉन बैकग्राउंड भी है, उनको समझ में आ रहा है कि क्या चीजों की बात चल रही है? अविनाश क्लियर है? हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत तो नहीं जा रही? बिल्कुल, ऐसे ही इंटरेक्ट करते जाना, जहां दिक्कत आए ना बिल्कुल भी मत हेजिटेट करना। एक कभी-कभी क्या होता है, मैं बता देता हूँ, कभी-कभी क्या होता है कि पढ़ाते-बढ़ाते वक्त में थोड़े फ्लुएंसी में कोई सी चीज क्या हो जाती है कि स्किप हो जाती है। जैसे ये स्वीडन लिखा तो वो इंग्लिश में स्वीडन लिख दिया, जंतु लिखा तो उसको इधर पे लिख दिया, प्लांट्स लिखा तो इधर पादप लिख दिया। ठीक है? अब ये आर.एच. विटेकर है तो इसको हिंदी में नहीं लिखा मैंने, है ना? हिंदी में, क्योंकि ये नाम है, तो नाम हिंदी इंग्लिश में सेम ही है। आर.एच. विटेकर को आप आर.एच. विटेकर ही कहोगे, आर.एच. विटेकर ही कहोगे, यही कहोगे, है ना? तो इसको मैंने हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा, क्योंकि सिंपल सी बात है, नाम है तो हिंदी इंग्लिश कैसे भी पढ़ लो, वो एक ही बात होती है। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि समझाते-समझाते में कुछ एक आध शब्द होता है जो स्क्रीन पे छूट जाता है, जिसका इंग्लिश में अनुवाद नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं कर पाया, स्किप हो गया वो, नहीं नज़र पड़ पाई। तो अगर आपको लग रहा है ना कि सर ये चीज़ छूट गई, तो तुरंत पूछ लेना, तो मैं तुरंत बता दूँगा, हाँ, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है। चलिए। तो क्लियर है, सारी चीजें समझती आ रही, और कमेंट बॉक्स में भी इंटरेक्ट करते जाना, जो समझ में नहीं आया वो पूछ लेना। तो क्या बात आई? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक सेल को खोज दिया, उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी सेल यानी कि कोशिकाओं को खोजना स्टार्ट किया, और कोशिकाओं के पार्ट्स को खोजना स्टार्ट कर दिया। उसके ऊपर अपन अगले चैप्टर में आएंगे कि सेल और उसका स्ट्रक्चर क्या है।
अब यहां से कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट कर दिया। उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, जिन्होंने द्विजगत वर्गीकरण सिद्धांत को दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। और उनके अकॉर्डिंग दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म थे वो सिर्फ दो प्रकार के थे, एक प्लांट और दूसरे एनिमल, उनके अकॉर्डिंग। फिर लोगों ने, लेकिन इसके अलावा भी तो दुनिया में चीजें थी, इसके अलावा भी तो विषाणु थे, वायरसेस थे, इसके अलावा भी तो जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, कवक थे, प्रोटोजोआ थे, शैवाल थे, इतने सारे जीव थे। लेकिन कैरोलस लीनियस को इनके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव थे और उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था। तो उस समय पे माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट नहीं हुआ था। इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो किसी एक और चीज को खोज लिया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, पांच चार जगत वर्गीकरण, किसी और चीज को खोज लिया। फिर अंततः 1969 में पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत आया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। और यही लास्ट किंगडम हो गया जिसको हमें पढ़ना है, इसी क्लासिफिकेशन की हमें स्टडी करनी है। आर एच विटेकर ने यह क्लासिफिकेशन दिया था। तो पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर ने 1969 में दिया। और इनके अनुसार इन्होंने जो जगत है, यानी कि प्राणी जगत है, जो जीव हैं, उन जीवों को पांच अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया। और इनके द्वारा जो वर्गीकृत जो जगत थे, यानी कि पांच जो किंगडम थे, पांच जो वर्ग थे, वो कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई यानी कि कवक, इसको कहते हैं कवक जगत, कवक, और एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत, जंतु जगत। तो आर एच विटेकर ने कहा कि दुनिया में दो नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, दुनिया में पांच प्रकार के प्राणी रहते हैं। ये प्राणी कौन से हैं? तो एक मोनेरा जगत के प्राणी हैं, एक प्लांट से यानी कि पादप जगत के प्राणी हैं, एक प्रोटिस्टा जगत के प्राणी हैं, एक कवक यानी कि फंजाई जगत के प्राणी हैं, और एक एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत के प्राणी हैं। क्लियर है इतनी बात? पांच प्रकार के हैं। अब इन्होंने जो पांच प्रकार के जीव बताए, ये कौन कौन से जीव हैं? तो देखिए, इनके अनुसार मोनेरा जगत में किसको रखा गया? मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। कि दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीवाणु हैं, वो सभी किस वर्ग में आ जाते हैं? वो सभी मोनेरा वर्ग में आ जाते हैं, मोनेरा किंगडम में रखे जाते हैं। दूसरी बात, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया? तो प्रोटिस्टा जगत में शैवाल को रखा गया, यानी कि एल्गी को रखा गया, एल्गी। और किसको रखा गया? तो इसमें प्रोटोजोआ को रखा गया। किसको रखा गया? प्रोटोजोआ को रखा गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? कोई मुझे बता पाएगा प्रोटोजोआ क्या है? कुछ जनरल सा आइडिया किसी को हो प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ, एक जनरल सा आइडिया, किसी को कुछ आइडिया हो थोड़ा बहुत? बता रहे हो? जंतु है, ठीक है। और कुछ? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और कुछ? ये तो स्क्रीन पे ही लिखा है। इसके अलावा? अमीबा, पैरामीजियम, नाम सुने? अमीबा, पैरामीजियम है, ये सब नाम सुने? हाँ। तो ये सभी प्रोटोजोआ होते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। तो यहां पर आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, मलेरिया। मलेरिया की बीमारी सुनी है? ये मलेरिया की बीमारी किससे होती है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होती है। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या है? ये परजीवी है। परजीवी का मतलब है ये प्रोटोजोआ है। क्या है? ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। जिसका वाहक कौन होता है? इस प्लाज्मोडियम परजीवी को लेकर कौन उड़ता है? इस प्लाज्मोडियम परजीवी को लेकर उड़ती है मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सुना है इसका नाम? मादा एनोफिलीज मच्छर।
फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। हाँ, परजीवी, सहजीवी, है ना? ये सभी क्या होते हैं, इन पर अभी थोड़ी-थोड़ी देर बाद में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ये पूरे वर्ड्स आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो अभी तक हमने क्लास में क्या जाना कि आरएच विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, वो 5 अलग-अलग जगत में हमने बाँट दिए हैं और ये 5 जगत कौन से हैं? मोनेरा जगत, जिसमें हमने दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनको रख दिया। प्रोटिस्टा जगत, जिसमें हमने शैवालों को और प्रोटोज़ोआ को रख दिया। इसके बाद में पादप जगत, जिसमें हमने किंगडम प्लांटे के अंदर दुनिया के जितने भी पेड़-पौधे हैं उनको रख दिया। इसके बाद में कवक जगत, यानी कि इसके अंदर कवक यानी कि फंजाई के अंदर हमने दुनिया भर के जितने भी कवक यानी कि फंजाई हैं, उनको रख दिया। कवक का मतलब क्या होता है? जैसे ईस्ट ईस्ट पता है आपको? मशरूम, मशरूम, इस मशरूम को खाते भी हैं, पता है ना आपको? मशरूम जगह जगह उग जाता है ये, है ना? और मशरूम हेल्दी भी होता है खाने के लिए। वहीं पर ईस्ट, जो हम डोसा बनाते हैं ना, तो डोसा वो सड़न की प्रक्रिया से ही बनता है, तो उसमें ईस्ट ही होता है, जिस कारण से डोसा हमें मिल पाता है। ईस्ट, जिसे हम खमीर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? खमीर, खमीर भी कहते हैं, खमीर। और 5वां जो जगत था, उसमें दुनिया के सभी जंतुओं को रख दिया यानी कि एनिमल्स को रख दिया। किसको? जंतुओं को। यानी कि हम भी एक सोशल एनिमल हैं, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, है ना? तो हम सभी जानवरों में आ जाते हैं। तो दुनिया में 5 प्रकार के यहाँ पर किंगडम हो गए। एक मोनेरा, प्लांटे, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया। ये 5 जगत। समझ में आ गया? चलिए, अब ये जो 5 जगत हमें मिले हैं, 5 किंगडम हमें मिले हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, अब हिंदी इंग्लिश में सब लिख चुका था मैं, इसीलिए अंडरस्टैंड वाली बात है। प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में तो सभी जानवर आ गए, है ना? जंतु जगत, जंतु जगत में जानवर आ गए। इसमें सभी कवक जगत में पूरे के पूरे फंगस आ गए। प्लांट्स के अंदर पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे आ गए, प्लांट्स आ गए। प्रोटिस्टा के अंदर शैवाल आ गए, शैवाल यानी कि एल्गी, एल्गी आ जाते हैं और प्रोटोजोआ आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आ जाते हैं और इस मोनेरा जगत के अंदर दुनिया के सभी बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु। अब पता आपको, अगर आप इसमें से ये जो एनिमल्स हैं और ये जो प्लांट्स हैं, अगर इस प्लांट्स को और एनिमल्स को अगर आप छोड़ दो, अगर इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इनकी इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा-बड़ा होता है। प्लांट्स आप बाहर देखोगे बहुत बड़े-बड़े पौधे मिल जाएँगे, तो अपनी आँखों से देख पाओगे। जंतुओं को देखो तो आपको जानवर भी बहुत बड़े-बड़े मिल जाएँगे, यानी कि अपनी आँखों से देख पाओगे। तो अगर इन दोनों को छोड़ दें, तो ये मोनुरा जगत के जितने भी जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया, शैवाल, शैवाल यानी कि एल्गी, एल्गी, प्रोटोज़ोआ, प्रोटोज़ोआ और फंगस, फंजाई। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि सूक्ष्म जीव है। क्या है ये? सूक्ष्म जीव है। पता नहीं क्या लिख गया, कहां पर क्या लिख गया? सुधा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। हाँ मनीष, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है। पहले लिखना था सर जी,
सुधा क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रही हो? आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम दिए, आर.एच. विटेकर ने जो 5 जगत दिए, ये 5 जगत कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत यानी कि प्लांटी जगत, फंजाई यानी कि कवक जगत और एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। मोनेरा में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को रखा गया, प्रोटिस्टा में शैवाल यानी कि एल्गी को रखा गया, प्लांटे के अंदर पेड़ पौधों को रखा गया, फंजाई के अंदर कवक को रखा गया और एनिमेलिया के अंदर दुनिया भर के जानवरों को रखा गया। मनीष, बुक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना बस, एनसीईआरटी। और पहली चीज तो इन सभी किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुझे सुन लो। पहले एक बार सुन के देखो, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है, सुन के देखो। और फिर उसके सुनने के बाद में जब जब तुम किताब को पढ़ोगे तो तुम यही बोलोगे कि विक्रांत सर ने उस किताब से कितना ज्यादा बताया है जो उस किताब में ही नहीं लिखा है ना। मैं पूरी 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस सुनते जाओ। बिल्कुल, बस मुझे ये मैं पीडीएफ मिलेगी ना इसकी, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी ना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बस तो उसी को रीड आउट कर लेना एक बार। मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, सारी चीजें बता दूंगा, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। हाँ, इसके बाद में फिर मैं ऑब्जेक्टिव के भी तो सेशन लेता हूँ, मैं फैक्ट्स के भी सेशन लेता हूँ, तो छूटता कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हो जाती है। तो ये 5 जगत बता दिए। ठीक है। हाँ, हो जाएगी। अभी क्लास के दौरान नोट्स मत बनाओ, थोड़ा सा मुझे सुनने का प्रयास करो सुधा, थोड़ा सा सुनने का प्रयास करो, है ना। एक साथ नोट्स मत बनाओ, है ना, एक साथ नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के डाउट्स भी लेते चल रहा हूं, है ना, इसीलिए। तो पहले मुझे एक बार सुन लो, चीज थोड़ी सी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, फिर उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाना, ये पीडीएफ डाउनलोड करना और फिर उसी पे हाइलाइटर से अपने नोट्स बनाना है, या डार्क पेन या ब्लैक पेन से अपने नोट्स उसे अंडरलाइन करना। और मैंने वैसे भी, मैं देखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है ना उसको पहले से ही मैं हाईलाइट कर देता हूं, लाल शब्दों से लिख देता हूं। ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो 5 अलग अलग किंगडम्स में बांट दिया, 5 अलग अलग जगत के अंदर बांट दिया। अब ये 5 जगत में ये जो बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सभी के सभी जो हैं, यानी कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, ये सभी के सभी हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं जिनको नग्न आंखों से हम नहीं देख पाते हैं। कुछ कुछ को नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, कुछ इनमें बड़े बड़े भी होते हैं, तो उनका साइज बड़ा हो जाता है, तो इनका साइज वेरी करता है। लेकिन इन सभी को सम्मिलित रूप से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत रखते हैं। अब इनके अलावा अगर बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे भी जीव थे जो आर.एच. विटेकर ने उनके बारे में कुछ नहीं बता पाया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको जगह नहीं मिली? तो वायरस को जगह नहीं मिली, वायरस को नहीं बताया उसने। मोनेरा जगत के अंदर बैक्टीरिया बता दिए, प्रोटिस्टा जगत के अंदर प्रोटोजोआ रख दिए, शैवाल रख दिए, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स, जंतुओं के अंदर जानवर, एनिमल्स, और कवक के अंदर फंजाई, लेकिन वायरस को जगह नहीं मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग किसको जगह नहीं मिली? तो वायरसेस को जगह नहीं मिली, यानी कि विषाणुओं को जगह नहीं मिली, विषाणुओं को। सिर्फ विषाणु नहीं थे, विषाणु के अलावा और भी थे, प्रियोन थे, प्रियोन, प्रियोन, वीरियोइड थे, वीरियोइड, वीरियोइड। तो प्रियोन थे, वीरियोइड थे, इन सभी को आर.एच. विटेकर ने जगह नहीं थी। ठीक है, और ये सभी भी क्या है? ये सभी भी सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन सभी को हमें एक एक करके पढ़ना है। आज इन्हीं की तो स्टडी कर रहे हैं, एक एक करके इन सभी को ही तो पढ़ना है।
बैक्टीरिया क्या है, शैवाल क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, कवक क्या है, वायरस क्या है, प्रियोन क्या है, वीरियोइड क्या है, एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। चलिए। तो अगर हम बात करें तो मोनेरा जगत में अगर हम देखते हैं तो मोनेरा जगत में हमें क्या देखने को मिलते हैं, मोनेरा जगत में हमें सभी जीवाणु देखने को मिलते हैं, यानी कि सभी ऑल बैक्टीरिया हमें मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखे गए हैं। और जितने भी बैक्टीरिया हैं, जैसे कोई एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो शैवाल से मिलते हैं, एल्गी से मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो दुनिया के जितने बैक्टीरिया हैं वो सभी मोनेरा में रखे हुए हैं, मोनेरा किंगडम में। तो साइनोबैक्टीरिया जिसे नीले हरे शैवाल कहते हैं, और दुनिया के सभी जीवाणु वो सभी किस में आ जाते हैं, मोनेरा जगत में आ जाते हैं, किंगडम मोनेरा में। प्रोटिस्टा जगत में कौन आ जाते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी प्रोटोजोआ हैं और कुछ शैवाल, यानी कि और कुछ एल्गी। तो एल्गी और प्रोटोजोआ को हमने कहा रखा है, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा है, किसमें, प्रोटिस्टा किंगडम में। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सजीव जगत के सबसे सरलतम रूप हैं, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म के ये जीव है, ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, कुछ प्रोटोजोआ, सभी जीवाणु, अधिकांश प्रोटिस्टा और कुछ फंगस यानी कि कवक, कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, यानी कि दे आर माइक्रोस्कोपिक। ऑल बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड मैनी फंगस आर माइक्रोस्कोपिक, और आमतौर पर उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब तो क्लियर है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, उनका आकार, उनका साइज जो है वो बहुत छोटा है। और इसमें उदाहरण भी आपको समझ में आए होंगे कि कुछ सभी के सभी बैक्टीरिया, सभी के सभी जीवाणु कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। कुछ प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा में कौन आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आ जाता है, और कौन आ जाता है, तो प्रोटोजोआ आ जाते हैं, और एल्गी यानी कि शैवाल आ जाता है। तो कुछ शैवाल ऐसे हो जाते हैं, जो शैवाल क्या है, शैवाल आपने देखा है, कई जो बारिश होती है तो छत के ऊपर हरे हरे कलर की जम जाती है ना, हरे हरे कलर की जम जाती है, देखो इसको, देखो डायग्राम देखो, इसको देख लो चलो। ये ये पानी के ऊपर ये हरे हरे कलर का ये जम गया ना, ये क्या है, ये शैवाल है, ये एल्गी है, एल्गी। तो कुछ एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। जैसे प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वैसे ही एल्गी यानी कि शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे इनके ऊपर। तो यहां पर प्रोटिस्टा में देखें तो कुछ प्रोटोजोआ और एल्गी, और कुछ फंगस, यानी कि मैनी फंगस, कई प्रकार के फंगस जो हैं, यानी कि कई प्रकार के कवक जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव के परिभाषा में आते हैं। लेकिन इनके अलावा देखें तो वायरस भी है, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, अभी आपने नाम सुना होगा कोरोना वायरस का, तो वो भी माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्म जीव है। वहीं पर और देखें तो वीरियोइड है, प्रायोन है, इन सब की मैं बात करूंगा। चलिए, तो ये 5 जगत मैंने आपको बता दिए, 5 किंगडम मैंने आपको बता दिए। अब मैं एक-एक करके इन सभी किंगडम की स्टडी करवाता हूं आपको। सबसे पहले पढ़ते हैं मोनेरा जगत, यानी कि किंगडम मोनेरा। और आप जानते हो किंगडम मोनेरा में किसको रखा गया है, तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है। दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं, जैसे भी बैक्टीरिया हैं, वो सभी बैक्टीरिया, वो सभी जीवाणु जो हैं, वो सभी के सभी किंगडम मोनेरा में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। आपको पता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान। क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। और आपको पता है इस बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है,
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो जीवाणु विज्ञान के जनक हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है इनका? एंटोनी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवन HOAK, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने ही दुनिया की सबसे पहली कोशिका यानी कि सेल को खोजा था, जो कैसा था? लिविंग था। जो कैसा था? जीवित था। कैसा था? जीवित था यानी कि लिविंग सेल। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। इससे पहले भी 1665 में रॉबर्ट हुक खोज कर चुके थे कोशिका की, सेल की खोज कर चुके थे, लेकिन वो सेल कैसा था? वो सेल था डेड सेल। वो सेल कैसा था? वो डेड था यानी कि मृत सेल था, मृत सेल था। क्यों? क्योंकि वो प्लांट के पादप के ऐसे भाग से लिया गया था, क्योंकि वो भाग जो था प्लांट का वो मृत भाग था, वो डेड पार्ट था प्लांट का। इसीलिए वो सेल जो थी वो डेड थी। लेकिन इसके बाद में रिसर्च करते गए तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उन्होंने एक जीवाणु को देखा यानी कि बैक्टीरिया को देखा। उन्होंने किसको देखा? एक बैक्टीरिया को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर। तो इन्होंने जब बैक्टीरिया को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया जो है वो हलचल कर रहा है यानी कि उसमें मूवमेंट है। तो वो हलचल होने के कारण हमने क्या कह दिया कि वो तो एक जीवित है यानी कि वो लिविंग है, लिविंग है। तो उसमें हलचल हो रही थी, उस सेल में उसमें सेल में क्या हो रही थी? हलचल हो रही थी। तो ये जो सेल खोजा गया था, ये लिविंग यानी कि जीवित सेल को खोजा था और ये जीवित सेल क्या था? एक बैक्टीरिया का सेल था। इसीलिए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सभी के सभी कैसे हैं? जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सभी के सभी कैसे जीवाणु हैं, कैसे बैक्टीरिया हैं? तो ये सभी के सभी यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, यानी कि ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब क्या हुआ? एक कोशिकीय का कि यानी कि एक जीवाणु जो है, अगर जीवाणु या बैक्टीरिया को हम देखें तो ये एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये जीवाणु का स्ट्रक्चर है, ये इसके पीछे इसकी पूंछ है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, हिंदी में इसको कशाब कहते हैं। ये इसकी पूंछ है जिसके कारण ये बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट कर पाता है और इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। ये एक जीवाणु, तो ये जीवाणु के जब स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो मात्र एक ही सेल हमको दिखती है, एक ही सेल, एक ही सेल, एक ही कोशिका, एक ही कोशिका। और वो एक कोशिकीय जीव, इसीलिए जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि ये कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव हैं, ये एक ही कोशिका से मिलके बने हैं। और आप कहो कि सर हम कैसे जीव हैं फिर? क्या हम भी एक कोशिका से बने हैं? नहीं, वी आर मल्टी सेलुलर, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम कैसे हैं? हम बहुकोशिकीय जीव हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? मल्टी सेलुलर जीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो बने तो कोशिकाओं से हैं, ये कोशिकाएं हैं, लेकिन वो सभी कोशिकाएं आपस में चिपक गई, वो सभी कोशिकाएं आपस में चिपक गई और कई सारी कोशिकाओं ने मिलके क्या किया? एक जैसे कार्य करने, एक जैसे वर्क करने वाली सेल्स ने क्या किया? एक झुंड बना लिया, एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। इस ग्रुप को हम कहते हैं उत्तक, टिश्यू। तो बहुत सारे सेल्स मिल गए, बहुत सारे सेल्स मिल गए और उन्होंने क्या बना लिया? टिश्यू बना लिया, उत्तक। और बहुत सारे ये उत्तक मिलकर, बहुत सारे ये टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन, यानी कि अंग बना लेते हैं, अंग, ऑर्गन। अब जब ये ऑर्गन बन जाते हैं तो ये ऑर्गन चलने भी लगते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा का पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, यानी कि अंग तंत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। जैसे जैसे मनुष्यों के अंदर देखें तो पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र,
है ना? रक्त परिसंचरण तंत्र, जैसे इंग्लिश में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या है? सभी सिस्टम है ना? इन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस चीज को समझिए कि नहीं समझे? हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या है? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग तंत्र हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग तंत्र हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे शरीर के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इस प्रकार के कई हमारे शरीर के अंदर अंग तंत्र हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम है। और आपको पता है ये ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र जो बने हैं, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तो ये कई प्रकार के ऑर्गन से मिलके बने हैं। जैसे पाचन तंत्र जो है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पाचन का, इसका काम होता है डाइजेशन का। जो हम खाना खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये पाचन तंत्र अकेला सिर्फ एक नहीं है कि पेट आ गया तो बस पेट ने हमारा पाचन कर दिया, डाइजेशन कर दिया, नहीं। इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिले हैं। इसके अंदर पूरी की पूरी क्या होती है? एक आहार नाल होती है, मुख से लगाकर ये जो मल द्वार तक का पूरा ये मुख से लगाकर ये पीछे जहां से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, इसको हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये कई ऑर्गन, कई अंगों से मिलकर बनी होती है। जैसे सबसे पहले हमारा मुख होता है, हमारा मुख यानी कि हमारा माउथ होता है। फिर ये यहाँ पर ईसोफेगस पाइप होता है, जिसे हम ग्रेसिका कहते हैं, ये ईसोफेगस पाइप होता है। उसके बाद में हमारा स्टमक होता है। स्टमक तो ये हमारा पेट होता है, जिसे हम अमाशय कहते हैं, पेट होता है। उसके बाद में हमारी छोटी आंत होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। उसके बाद में हमारी बड़ी आंत होती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है। यानी कि एक तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग हैं। कहने का मतलब समझो कि एक तंत्र, एक सिस्टम जो है वो कई ऑर्गन्स से मिलके बना है। और ये कई ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज से मिलके बने हैं। और कई टिश्यूज जो हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं, यानी कि वो कोशिकाओं से मिलके बने हैं। और ये बहुत सारे जो अंग तंत्र बन जाते हैं, तो बहुत सारे अंग तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं, यानी कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी कि इसे कहते हैं हम नर्वस सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम आकर मिल जाते हैं, तो ये पूरे के पूरे क्या बना लेते हैं? ये पूरा का पूरा इतने सारे सिस्टम मिलकर एक जीव को बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव बन जाता है। और माता के गर्भ से वो बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है। माता के गर्भ से लगभग 3 साढ़े 3 किलो का जो बच्चा होता है, वो एक पैदा हो जाता है। तो पता है आपको हम किससे बने? यानी कि हम जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस यानी कि मानव जो है, मानव, वो किससे बना है? या मानव के अंदर देखें तो कई प्रकार के अंग तंत्र देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के सिस्टम देखने को मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम किससे? ऑर्गन से मिलके बने होंगे। और ये ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलके बने होंगे, टिश्यूज सेल से मिलके बने होंगे। यानी कि अल्टीमेटली द स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जो जीवन की इकाई क्या है? तो वो है सेल, कोशिका, कोशिका। जिस प्रकार से जब हम एक भवन को बनाते हैं, एक मकान को बनाते हैं, तो मकान को बनाते समय जो काम ईंट का होता है, वही काम हमारे शरीर को बनाने में एक कोशिका यानी कि एक सेल का होता है। Cells are the building blocks of life. Cells are the structural and functional unit of life. सेल जो, कोशिका जो होती है, वो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। समझ में आया सेल का महत्व क्या है? हमारा जो जीवन बना है वो सेल्स से मिलके बना है, कोशिकाओं से मिलके बना है। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं ना। ये क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिली, उत्तक बन गया, बहुत सारे उत्तक मिले, अंग बन गया, बहुत सारे अंग तंत्र मिले, तो अंग तंत्र चलने लगे, तो एक पूरा जीव बन गया। यानी कि हम तो कैसे हैं? वी आर मल्टी सेलुलर, हम बहुकोशिकीय हैं, हमारे पास में बहुत सारे सेल हैं। लेकिन अगर एक जीवाणु को देखें, यानी कि एक बैक्टीरिया को देखें, तो उसके पास सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल है, एक कोशिकीय जीव है वो। तो
अकेले जीवाणु नहीं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से मिलके बने होते हैं, एक ही सेल से। एक ही सेल में उनका पूरा जीवन हो जाता है, लेकिन हमारे जो बॉडी है, वो पूरी की पूरी कई प्रकार के सेल्स से मिलके बनी है। क्लियर है? ये सब चीजें क्लियर हैं? क्लियर है? चलिए, और थोड़ा-सा बेसिक आपको बता देता हूँ, और थोड़ा-सा बेसिक आपको क्लियर कर देता हूँ। सर, 1 सेल के जीवाणु की लाइफ कितनी होती है? एक सेल के जीवाणु की लाइफ कितनी हो? जीवाणु की कुछ नहीं होती, जब चाहे वो मर जाए। जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? पता है, अपने हाथ में करोड़ों जीवाणु हैं, करोड़ों। जब चाहे मर रहे हैं, जब चाहे जिंदा हो रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। जब चाहे, इनकी कोई लाइफ थोड़ी ना है। चलो, थोड़ा-सा और बेसिक क्लियर करता हूँ, मजा आएगा आपको समझने में। देखो, एक ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, कैसे वो बनता है। स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो, हम लोगों का जो जन्म होता है, हम लोग किससे जन्म लेते हैं? हम लोग पिता से और माता से। हमारी जो माता-पिता होते हैं, एक बच्चे का निर्माण अपने माता-पिता से होता है। ठीक है? पिता की तरफ से क्या होता है? पिता की तरफ से शुक्राणु रहते हैं, यानी कि स्पर्म सेल रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पर्म सेल रहते हैं। और माता की तरफ से अंडाणु कोशिका रहती है। क्या रहती है? अंडाणु कोशिका रहती है। अंडाणु कोशिका यानी कि एग सेल रहता है। एग सेल। इस एग से इसको एग सेल भी कहते हैं, इसको ओवा भी कहते हैं, इसको ओवम भी कहते हैं। तो किताबों में अलग-अलग वर्ड्स लिखे रहते हैं, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। एग सेल कहो, ओवा कहो, ओवम कहो। हिंदी में अंडाणु कोशिका कहते हैं और इसको शुक्राणु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कोशिका। तो पिता की तरफ से स्पर्म सेल आते हैं और माता की तरफ से अंडाणु कोशिका आती है। यानी कि ये जो स्पर्म सेल है, ये जो स्पर्म सेल है और ये एक अंडाणु कोशिका है। ये एक अंडाणु कोशिका है, ये एक स्पर्म सेल है। पता होता क्या है कि ये स्पर्म सेल इस अंडाणु कोशिका की परत पर जाकर बैठ जाता है। ये अंडाणु कोशिका है, ये एक एग सेल है। इस एग सेल के परत पर जाके कौन बैठ जाएगा? ये स्पर्म बैठ जाएगा, ये स्पर्म। स्पर्म के अंदर ये आपको दिख रहा है ना, ये बीच में, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ये जितना भी एक कोशिका जो है सेल, उसके अंदर जो कुछ भी होता है, वो यही केंद्रक होता है। इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का दिमाग। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं इसको, कोशिका का दिमाग, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ दी सेल, ब्रेन ऑफ दी सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को, यानी कि केंद्रक को। बीच में क्या मौजूद है? बीच में मौजूद है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस जो है, वो कोशिका की समस्त गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कोशिका सेल कोई भी काम करेगा, उसकी समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? ये बीच में मौजूद केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है पता है? इसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि इसी के अंदर अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है, यानी कि हेरिडेटरी या जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होके आता है। हम कहते हैं ना, एक बच्चे का डीएनए पिता से मैच करेगा, है ना? या फिर एक बच्चे की पहचान करनी होती है तो पिता का डीएनए मैच कर लो। हम कहते हैं ना ये बात। तो ये क्या होते हैं? जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो माँ-बाप से बच्चों में ट्रांसफर होके आते हैं, इनको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो होते हैं डीएनए, आरएनए के रूप में। इनको हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, जीन्स कहते हैं। क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? बताना, थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन हुआ था एकदम से वीडियो में। वॉइस क्लियर है और वीडियो क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको कि एक जो सेल होता है, ये सेल, इस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। कहां पर? इस न्यूक्लियस के अंदर, इस केंद्रक के अंदर। तो जो स्पर्म सेल है,
ये स्पर्म सेल जो पिता की तरफ से आया है, शुक्राणु सेल, ये जाता है कहां पर जाता है? ये इस अंडाणु कोशिका की परत पर जाके, इसकी वॉल पर जाके चिपक जाता है। कहां चिपक जाता है? इसकी वॉल पर जाके। और जैसे ही इस वॉल पर जाके चिपकता है, उस अंडे के ऊपर चिपकता है, तो फिर उस अंडे को खाना स्टार्ट करता है धीरे 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 धीरे। और जैसे ही खाता है तो उसके बाद में यही न्यूक्लियस कहां पहुंच जाता है? ये इस अंडाणु कोशिका के पास में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? अंडाणु यानी कि एग सेल। एग सेल के अंदर निकल जाता है। और जैसे ही ये एग सेल के अंदर जाता है, तो वो इस एग सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, एग सेल यानी कि अंडाणु कोशिका के अंदर का जो न्यूक्लियस है, उसको ये फ्यूज कर देता है। उसको क्या कर देता है? फ्यूज कर देता है। और ये फ्यूज कर देता है यानी कि दोनों में संयुग्मन हो जाता है, दोनों में फ्यूजन हो जाता है, दोनों के केंद्रक में फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियस में। तो ये अंडाणु यानी कि एग सेल, अंडाणु यानी कि एग सेल के अंदर क्या बन जाता है? ये जायगोट बन जाता है, यानी कि युग्मनज। इसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। इसको कहते हैं जायगोट। इसको कहते हैं जायगोट। फिर ये जायगोट जो है, यानी कि इसके अंदर एग सेल के अंदर एक सेल बन गया, एक सेल डेवलप हो गया जस्ट पॉइंट साइज का। एक छोटे से पॉइंट साइज का एक सेल डेवलप हो गया इस एग सेल के अंदर। और ये इस एग सेल को, इस पॉइंट साइज को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब ये जाइगोट जो है वो अपना विकास करता है, यानी कि अपना डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है, अपनी ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है। और ग्रोथ करने के बाद में ये अपने आप को डिवाइड करता है। क्या करता है? ग्रोथ के बाद में ये अपने आप को डिवाइड करता है, यानी कि अपने सेल को क्या करेगा? अपने सेल को डिवाइड करेगा। डिवाइड क्या करेगा? अपना विभाजन करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा। तो समझ में आई प्रोसेस क्या हुई है? प्रोसेस क्या हुई है, समझ में आया? तो इस स्पर्म सेल ने इस एग सेल को फ्यूज कर दिया और किसका निर्माण कर लिया? जाइगोट का निर्माण कर लिया, यानी कि युग्मनज का निर्माण कर लिया। और ये युग्मनज जो बना है, ये युग्मनज जो बना है इस अंडाणु कोशिका के अंदर, इस अंडाणु की कोशिका के अंदर जस्ट ये पॉइंट साइज का है, यानी कि ये एक कोशिका है। क्या है ये एक कोशिका है, यानी कि ओनली वन सेल, ओनली वन सेल। अब जो सेल होता है ना, ये एग सेल किसका है? ये एग सेल किसका है? ये माता का है। किसका है? ये माता का है। यानी कि ये एग सेल जो फ्यूज हो चुका है, निषेचित हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है स्पर्म सेल से और जाइगोट बन गया है, ये किसमें बना है? तो ये एग सेल के अंदर बना है, अंडाणु कोशिका में बना है। और ये अंडाणु कोशिका जाकर कहां चिपक जाती है? तो माता के गर्भाशय में चिपक जाती है। माता के गर्भाशय में, यानी कि यूटरस में। माता के गर्भाशय में जाकर चिपक जाती है, यानी कि यूटरस में। अब ये यूटरस में जो बच्चा होता है, वो अपनी ग्रोथ करता रहता है, अपनी डेवलपमेंट करता रहता है, अपना विकास करता रहता है। और जैसे ही उसका विकास स्टार्ट हो जाता है, फिर ये अपने आप को डिवाइड करता है। फिर ये अपने आप को, अपने सेल को डिवाइड करता है, यानी कि ये 1 से 2 हो जाते हैं। ये 1 से 2 हो जाते हैं। अपने आप को डिवाइड करता है। तो जैसे ही ये अपने आप को डिवाइड करता है, ये 1 से 2 होते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। अपने आप को जब वो डिवाइड करते हैं, देखो कैसे डिवाइड करेगा। जैसे ये एक सेल है, जैसे ये एक माता के गर्भ में एग सेल है और बीच में ये क्या बन गया? बीच में ये बन गया युग्मनज, यानी कि जाइगोट बन गया। ये क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया, यानी कि ये युग्मनज बन गया, युग्मनज। अब ये सेल क्या है? डिवाइड करेगा। तो सेल डिवाइड होने के लिए पहले ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जाइगोट, ये डिवाइड करेगा, यानी कि ये सेल है, तो इस सेल के अंदर ये डिवाइड करेगा, यानी कि ये इस प्रकार से डिवाइड करेगा, इस प्रकार से डिवाइड करेगा। ये 1 से 2 बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? 1 से 2 बन जाएंगे, यानी कि ये युग्मनज ने अपने आप को डिवाइड कर लिया। अब जैसे ही ये डिवाइड करेगा, तो उसके बाद में ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है ना, ये डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। ये कैसे डिवाइड होगा? तो ये इस प्रकार से डिवाइड होते हुए दिखेगा हमें, ऐसे। एक जो है वो इधर आ गया और दूसरा जो है वो इधर आ गया, इस प्रकार से। तो ये एक सेल, ये बीच में से ये टूटेगा और ये इस प्रकार से डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, तो 1 से 2 सेल बन जाएंगे, 1 से 2 सेल। लेकिन ये 1 से 2 सेल बने हैं ना, ये 1 से 2 सेल आपस में चिपके होंगे, आपस में चिपके होंगे। लेकिन प्रकृति का करिश्मा देखिए, जब कभी यहां पर
गलती से गलती हो जाती है। शब्द को सुनिएगा, क्या बोला है मैंने? जब कभी यहां पर गलती से गलती हो जाती है, तब यही जो सेल होते हैं ना, यही जो सेल होते हैं ना, ये चिपके हुए नहीं आते हैं। बस यही तो काम हो गया कि जब भी कभी यहां से गलती हो जाती है तो ये सेल चिपक नहीं पाते हैं। तो ये जो सेल है ये अपनी इंडिपेंडेंट ग्रोथ करने लगता है, और ये जो सेल है ये अपनी इंडिपेंडेंट ग्रोथ करने लगता है, और नतीजे में हमें क्या मिलता है? नतीजे में हमें दो ट्विंस के रूप में बच्चे मिलते हैं। बच्चे, जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो जायगोट बना था, यानी कि ये जो भ्रूण बना था, ये जो एम्ब्रियो बना था, एम्ब्रियो यानी कि ये जो भ्रूण बना था, भ्रूण, इस भ्रूण को अपना विकास करना था, अपना डेवलपमेंट करना था और अपने आप को डिवाइड करना था। तो जब ये डिवाइड करता है, ये स्वतः प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये कुदरत का करिश्मा कहो आप इसको, कि गलती से ऐसा हो जाता है कि ये जो विभाजन होता है, वो विभाजन के दौरान क्या होता है कि ये दोनों कोशिकाएं आपस में अलग हो जाती है। और जब ये अलग हो जाती हैं तो ये अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट अपना विकास करने लगती है, और ये सेपरेट इंडिपेंडेंट अपना विकास करने लगती है, और इस प्रकार से ये जो भ्रूण है ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपना विकास करने लगता है, और ये माता के गर्भ में रहता है 9 महीने 6 से 7 दिन तक, और जो बच्चे होते हैं वो ट्विंस के रूप में हो जाते हैं, ट्विंस के रूप में। समझ में आया? लेकिन होता क्या है? लेकिन होता क्या है कि हमेशा, हमेशा, ठीक है, ये तो ट्विंस वाला तो 0.1 चांस है जो कभी से कभी ऐसा हो जाता है, हर किसी के हर किसी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमेशा क्या देखा जाता है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ी आती है। कैसी आती हैं? ये आपस में जुड़ी आती है। अब ये जुड़ी रहेंगी, तो ये जुड़ी रहेंगी तो ये क्या होगा? ये जुड़ी रहेंगी तो ये अपना विकास करेंगी, और जब ये अपना विकास करेंगी, जब ये अपना विकास करेंगी तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, दो से चार बनेंगी, चार से आठ बनेंगी, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, और ऐसी कोशिकाओं का विभाजन चलता जाएगा। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके, बहुत सारे सेल्स मिलके ग्रुप बना लेंगे, और उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? टिश्यू। टिश्यू, उत्तक, उत्तक। क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। वहीं पर ये बहुत सारे उत्तक मिलके ऑर्गन बना लेंगे, यानी कि अंग बना लेंगे, और ये अंग आगे चल के चलने लगेंगे तो अंग तंत्र बना लेंगे। अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन के एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी कि एक जीव बन जाएगा, जीव, जीव बन जाएगा। तो पता है ये जो ऑर्गेनिज्म बना है, ये जो ऑर्गेनिज्म बना है, ये कितने समय में बनाए गए? माता के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो माता के गर्भ में ये जो एम्ब्रियो था, ये जो भ्रूण था युगमनज के रूप में, इसने पूरा कितना समय लिया एक जीव बनने तक? इसने पूरा का पूरा 9 महीने 6 से 7 दिन का समय लिया। 9 महीने 6 से 7 दिन का समय लिया, और ये लगभग 3 साढ़े 3 किलो के आसपास में ये बच्चा पैदा हो जाएगा, जो कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव होगा, बहुकोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर। पहले एक दिन में था जब पॉइंट साइज का था, एक कोशिका का था। लेकिन जब पैदा होते हैं तो वो कोशिकाएं डेवलप होने लगती हैं, डिवाइड होने लगती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डिवीजन चलता रहता है, और निरंतर चलता रहता है जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है। तब तक ये डिवीजन चलता रहता है। अब बच्चा पैदा हो जाता है 3 साढ़े 3 किलो का, तो ये मल्टी सेलुलर हो जाता है, और इसको कितना समय लगता है? 9 महीने 6 से 7 दिन का समय लगता है। ये जो 9 महीने 6 से 7 दिन का समय है, इसको हम कहते हैं भ्रूणीय विकास की अवस्था। भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय विकास की अवस्था, भ्रूणीय विकास की अवस्था, यानी कि एम्ब्रियो, EMBRY, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज कह लो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड कह लो, जो कि माताओं में कितना रहता है? 9 महीने 6 से 7 दिन का रहता है।
समझ में आया? किस प्रकार के एक सेल से ही मल्टी सेलुलर जीव बन गया। क्लियर है प्रोसेस? कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है वो 9 महीने 6 से 7 दिन का होता है। 6 से 7 दिन क्यों लिखा है? ये भी तो सोचो ना। ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है, 9 महीने 6 दिन या 9 महीने ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या होता है कि इसके 2 टर्म आते हैं। एक को हम कहते हैं डिलेड प्रेगनेंसी, यानी कि हो सकता है कुछ वुमेन्स में देखा जाता है कि 9 महीने 6 से 7 दिन में बच्चा जो है वो पैदा नहीं हो पाता है, वो थोड़ा-सा और समय ले जाता है, यानी कि लगभग 10 महीने के आसपास थोड़े कम तक भी बात पहुँच जाती है। ठीक है? तो वो डिलेड प्रेगनेंसी हो जाती है। और एक को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो बच्चा होता है, तो वो 9 महीने 6 से 7 दिन के पहले ही निकल कर आता है, यानी कि पहले ही पैदा हो जाता है। इसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जहाँ पर बच्चा जो है, वो वक़्त के पहले ही पैदा हो जाता है। ये 7 महीने से हो सकता है, इससे पहले नहीं। 7 महीने, साढ़े 7 महीने, 8 महीने के आसपास में, वो एक्टोपिक प्रीमैच्योर बर्थ कह सकते हैं। प्रीमैच्योर। ठीक है? मैच्योरिटी पीरियड के पहले ही उसका जो है वो बर्थ हो गया। लेकिन जो प्रीमैच्योर होते हैं ना, तो उसमें थोड़े ना थोड़े कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाते हैं कहीं न कहीं से। क्योंकि एक मैच्योरिटी पीरियड जो है ना, माता के गर्भ में जब तक बच्चा रुकेगा, तब तक उसको न्यूट्रिशन, उसको पोषण प्राप्त होता रहेगा। ये जो गर्भाशय है ना, यूटेरस, इस यूटेरस से एक पाइप जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा पाइप। प्लासेंटा, प्लासेंटा पाइप। प्लासेंटा पाइप। ये जो प्लासेंटा होता है ना, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है, पूरा का पूरा जो पोषण है, ये माता से उस बच्चे तक लेकर जाता है, प्लासेंटा पाइप। लेकिन बच्चा पहले ही पैदा हो जाता है, तो अब बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा? तो वो पोषण नहीं मिल पाता है, इस कारण से थोड़ा-सा वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो पूरा एक कंप्लीट पीरियड जो है, वो 9 महीने 6 से 7 दिन का होता है। ठीक है? क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए। चलिए, तो अब बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय समझ में आ गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर समझ में आ गया क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं मोनेरा किंगडम को। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने दुनिया के सभी जीवाणुओं को रखा हुआ है, बैक्टीरिया को रखा हुआ है। अब देखिए, ये जो जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, ये मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं, यानी कि बैक्टीरिया आर द ओनली मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ किसको रखा है? बैक्टीरिया को। ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अबंडेंस। जहां देखो बैक्टीरिया मौजूद, हाथ में देखो, शरीर के अंदर देखो, शरीर के बाहर देखो, जहां देखो बैक्टीरिया मौजूद है। हर जगह बैक्टीरिया मौजूद है। दूसरी बात, जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया लगभग हर जगह मौजूद होता है। ऐसी हर जगह मौजूद है। इवन ये इतनी से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी मौजूद होता है, जहां पर और कोई सरवाइव नहीं कर सकता। इवन कुछ तो ऐसे भी वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो जीवाणुओं से हुई है, ये तक कह दिया। क्योंकि दुनिया में स्टार्टिंग में जब आपने आपको पता है डायनासोर वगैरह खत्म हो गए थे, तो एक जोरासिक एरा था। उस समय पर इतना ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, इतना ज्यादा गर्मी थी कि उस समय पर बहुत सारे जो जीव थे वो सहन ही नहीं कर पा उस गर्मी को, और वो खत्म हो गए। तो कहने का मतलब है, बहुत साइंटिस्टों ने ये माना कि जब जिस समय यूनिवर्स बन रहा था, उस समय इतना ज्यादा टेम्परेचर था। एक गोला था, एक गोला, एक स्पेयर था। अर्थ जो थी वो एक स्पेयर थी, एक गोला था जिसमें बहुत ज्यादा तापमान था, रहना संभव नहीं था। लेकिन इतने ज्यादा तापमान में भी जो सरवाइव कर पाया था वो कौन था? वो था बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। तो ये जीवाणु जो है, ये हार्श से हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, यानी कि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं। देखिए कैसे, ये हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? खौलते हुए कुएं, खौल गर्म पानी के खौलते हुए कुएं। अब सोचो आप,
कभी कभी देखा है आपने समुद्र के अंदर पानी खौल रहा होता है, गर्म पानी रहता है, उस गर्म पानी में ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा। सोचो अब आप इमेजिन करिए। मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, डेजर्ट में जाके किसी का रहना संभव नहीं हो पाता है। मरुस्थल में जाके कोई रह नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से जीव रखते हैं। एक तो वहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रहता है ना, तापमान भी बहुत अधिक रहता है, और पानी की कमी, तो सर्वाइवल वहां पर ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है। डेजर्ट का मतलब है ऐसी जगह जहां पर जीवन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जीव जो है वो जीवित नहीं रह पाते, इसीलिए तो वो मरुस्थल बन जाती है, मरुभूमि बन जाती है, डेजर्ट बन जाता है, जहां पर जीवन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते, क्योंकि पानी की कमी है। सोचो उस जगह पर तक उस जगह पर भी बैक्टीरिया सरवाइव कर लेता है, मरुस्थल में, डेजर्ट में। ऐसे ही बर्फ, अब देखो कितना नेगेटिव टेम्परेचर होता है जहां पर बर्फ जमती है। आप उत्तरी ध्रुव में जाओ, दक्षिणी ध्रुव में जाओ, नॉर्थ पोल में जाओ, साउथ पोल में जाओ, बर्फ जमी है पूरे में, ग्लेशियर्स है, आइस जमी हुई है। कोई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, लेकिन वहां पर बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। तो हार्श से हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी बैक्टीरिया जो है सरवाइव कर लेता है। गहरे महासागर में, समुद्र के अंदर जाएं, गहरे गहरे महासागर जहां पर कोई जीव नहीं रह सकता, कोई मछली वगैरह क्या है, ऊपर रह रही होती है, ऊपर तैर रही होती है, लेकिन ये नीचे से नीचे गहरे गहरे समुद्र महासागरों में, डीप डीप ओशियंस के अंदर भी ये रह लेता है। जैसे अत्यधिक विषम पर्यावासों में रहते हैं, जो बहुत कम जीव रह सकते हैं, बहुत कम जीव रह सकते हैं, वेयर वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव। ऐसी ऐसी जगह पर ये रहते हैं जहां पर अन्य कोई जीव नहीं रह पाते हैं। उनमें से कई जीवों में ये है परजीवी के रूप में रहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि ये जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया, मैनी ऑफ देम लिव एज पैरासाइट इन अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ तो बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो परजीवी के तौर पर रहते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं पैरासाइट के रूप में। रहते हैं कि नहीं रहते? बैक्टीरिया हम लोगों के शरीर के अंदर बिल्कुल है। हम लोगों के शरीर के अंदर क्या है? सभी जीवों के अंदर रहते हैं ये पैरासाइट के ऊपर। अब कुछ बैक्टीरिया के अब कुछ बैक्टीरिया के नाम लेता हूं आपके सामने। बहुत लोग हैं जो इन बैक्टीरिया के नाम से शायद नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा, इसलिए आपको थोड़ी और क्लियरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। जैसे आपको पता है, एक चीज मानते हो आप, जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और वो यूजफुल भी हो सकते हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते? यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया भी फायदा कर सकता है क्या? ऐसा है? यस, यस। बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल भी होता है और वो हार्मफुल भी होता है। यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, वो हमारे शरीर के अंदर अगर चले जाते हैं, जीवाणु चले जाते हैं, तो हमें डिसीज लगा सकते हैं, हमें रोग दे सकते हैं, रोग दे सकते हैं। एक सेकंड रुकना जरा, टेलीग्राम पे कुछ मैसेज आ रहा है, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है। कुछ नहीं, ऐसे ही था। आप लोग भी चाहो तो टेलीग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हो, है ना? और मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। विक्रांत सर स्टेट पीसीएस के नाम से आप सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाओगे, है ना? फिर वहां पर जो कुछ भी पूछना हो ना, तो डायरेक्ट भी मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम, है ना? तो विक्रांत, VIKRANT, विक्रांत सर स्टेट, STAT, स्टेट PCS, ठीक है, PCS। तो सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। हाँ, तो देखो, तो मतलब बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं। अगर कुछ को हम देखें, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे, जैसे दूध, तो दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगर ये दूध में नहीं उपस्थित होना तो हम दही कभी खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूध को ही दही में कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो पहली चीज तो ये बहुत सारी चीजों में मौजूद होते हैं, जो हमें अच्छी-अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, तो वहां पर भी ये मौजूद होते हैं। दूसरी बात, ये शरीर के अंदर भी होते हैं, ये शरीर के अंदर भी होते हैं, तो ये शरीर के अंदर जब मौजूद होते हैं, तो हो सकता है कि ये इनएक्टिव रूप में हो, यानी कि ये कार्य नहीं कर रहे हों। ये तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ये इनएक्टिव में भी हो सकते हैं और ये एक्टिव मोड में भी हो सकते हैं, यानी कि ये हमें नुकसान भी दे सकते हैं और ये कुछ कर भी नहीं रहे हों, और हो सकता है कि ये हमें कुछ हमारे लिए कुछ उपयोगी भी हो जाए, कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी हो जाएँ। तो तीनों परिस्थिति बनती हैं। यानी कि हो सकता है कि ये शरीर में चले गए, इनएक्टिव रूप में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो जीवाणु हैं जो हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाता है, और जब फेफड़ों के अंदर जाता है तो वहीं रहता है, वहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जैसे ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, तो यही बैक्टीरिया जो है वो हावी हो जाता है और हमारे पूरे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, हमारे पूरे जो श्वसन तंत्र है, उसको ग्रसित कर देता है और हमें टीबी की बीमारी दे देता है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, क्षय रोग की यानी कि तपेदिक की बीमारी। तो इनिशियली अगर देखें तो ये इनएक्टिव स्टेज में रहता है शरीर के अंदर। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई होते हैं, बैक्टीरिया शरीर में चले जाते हैं, ठीक है? वो शरीर के अंदर जाते हैं। ऐसे ही निमोनिया देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनिया नाम के जीवाणु से होता है। वो भी जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरा घेर लेता है और हमारे जो फेफड़े हैं उनमें पानी भर देता है। उस पानी के कारण क्या हो जाता है कि बच्चियों में निमोनिया की बीमारी देखी जाती है। तो कुछ बैक्टीरिया इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं लेकिन कुछ यूजफुल काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आंतों में एक बैक्टीरिया उपस्थित है जिसे हम कहते हैं ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये हमारी आंतों में मौजूद है, इंटेस्टाइन में मौजूद है, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया थोड़ा बहुत ये किसमें हेल्प करता है कि जो विटामिन के होता है, उस विटामिन के प्रोडक्शन में ये हेल्प कर देता है। वहीं पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्टिव रूप से हमें ग्रसित कर देते हैं, यानी कि हमें रोग पहुंचा देते हैं। क्या कर देते हैं? हमें डिसीज पहुंचा देते हैं। डिसीज पहुंचाने वाले तो कई बैक्टीरिया हैं, कई बैक्टीरिया। अगर आप कहो निमोनिया की बीमारी तो वो एक जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के जीवाणु से। टीबी की बीमारी है, वो टीबी की बीमारी है तो वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ऐसे ही अगर टाइफाइड की बीमारी देखें तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से। तो कई ऐसी बीमारी हैं जो बैक्टीरिया से होती है। क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है? तो ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारे शरीर के अंदर भी जाके रह सकता है, और कोई ऐसा जीव जब शरीर के अंदर जाता है, जब कोई भी ऐसा जीव शरीर के अंदर जाता है और वहां पर रहने लगता है, अपना अपने आप को पोषण लेता रहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है और अपने आप को जीवित रखता है और हमारे शरीर को धीरे-धीरे खोखला करता है, उसको हम परजीवी यानी कि पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी, परजीवी वो जीव होता है जो शरीर के अंदर, किसी भी जीव के अंदर जाता है और उसको फिर धीरे-धीरे खोखला करता रहता है, खोखला करता रहता है, खाता रहता है और उसको कमजोर बनाता रहता है और अपना खुद का पोषण करता रहता है, उसको परजीवी कहते हैं। क्लियर है? पीपीटी का फ़ॉन्ट बड़ा हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन करते हैं तो आपके कमेंट्स नहीं दिखते हैं मुझे। फुल स्क्रीन जब करते हैं तो आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, है ना? ये देखो अभी अभी अच्छे से हो गई होगी स्क्रीन, है ना? बट मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे अब, तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ। क्लियर है?
क्लियर है सारी चीजें? ठीक है? हाँ, चलिए। तो मोनेरा किंगडम के अंदर हमने किसको रखा है? हमने बैक्टीरिया को रखा है, यानी कि जीवाणु को रखा है, बैक्टीरिया को। ठीक है? तो ये बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है? पूरा सम्मिलित कर लिया, इसके बाहर कहीं जाने का जरूरत भी नहीं है। यूपीएससी लेवल तक कहीं भी कोई भी किताब है ना, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इतना आपको विस्तार पूर्वक सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है? मैं स्लो इसीलिए बताता हूं, या फिर क्योंकि बाकी के जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा पिक करने में उन्हें समय लगता है। ये चीज समझिए आप, ये साइंस है। ये कहानी वाला सब्जेक्ट नहीं होता है कि हम एक कहानी सुना रहे हैं तो सबको याद रह जाए। नहीं, इसमें शब्द आते हैं, और वो शब्द इतने जटिल होते हैं कि लोगों ने फर्स्ट टाइम सुने होते हैं, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम किसी शब्द को फिर याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ऐसे शब्द आर्की बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, जैसे हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स जैसे लवण रागी, थर्मो एसिडोफाइल, अरे नहीं होते हैं यार, लोगों से ये चीजें याद नहीं हो पाती है। तो बार-बार रिवीजन करना होता है, ठीक है? बार-बार। मेरी जो क्लासेस है, मेरी क्लासेस में मैं पुराना भी आपको बताते चलता हूँ, यानी कि जहां मैं कोई सी चीज पढ़ा रहूंगा, मैं नया टॉपिक करा रहा हूंगा आपको, तो उस टाइम पे भी अगर कुछ पुरानी चीज आती है ना, तो मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बच्चों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अल्टीमेटली मेरा एम क्या होता है? मेरा एम ये होता है कि भले ही कितने बच्चे क्लास में बैठे, कितने ही बच्चे क्लास में पढ़े, लेकिन एक एक बच्चे तक जो मैं जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, वो जानकारी उसके पास तक पहुंचे, तब तो मेरा पढ़ाना सार्थक होता है। अगर मैं सिर्फ जस्ट पढ़ा के निकल जाऊं और आप लोगों में से कुछ को समझ में आए और कुछ को नहीं आए, तो फिर मजा ही किस बात है? फिर वो बात ही नहीं रह जाएगी, है ना? तो ये नहीं है, हमें सबको साथ में लेके चलना है। और आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से ही सबने आज स्टार्ट किया है, बिल्कुल सब जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सब मेरे सामने बिल्कुल आप आए हो शिक्षा लेने के लिए, तो बिल्कुल जीरो लेवल से आए हो, मैं यही मान के चल रहा हूं। और मुझे आपके जीरो लेवल से आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, जीरो लेवल से। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कौन है जो स्टेट पीएससी 2-3 बार फाइट करके बैठ चुका है। हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा धुरंधर, हो सकता है कि कोई इससे पहले की मैं बता देता हूं, जब मैं बायजूस में आया, एक चीज मैं बता देता हूं। मैंने अभी उत्तर प्रदेश पीएससी और बिहार पीएससी लगभग 3-4 बैचेस को मैं पढ़ा चुका हूं। 3-4 बैचेस को पढ़ा चुका हूं। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे बैचेस में कई डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर, कई डॉक्टर हैं, कई डॉक्टर हैं। अब सोचो, वो डॉक्टर हैं और वो मेरी क्लासेस कर रहे हैं, और इतना मतलब आप समझ नहीं सकते। हो सकता है कि आपके भी बैच में एक आध कोई डॉक्टर हो, लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए, आप कहीं आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई कमी? तो वो डॉक्टर होके भी इवन अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं सर, इतना मतलब जितना आप बताते हो ना, सोच नहीं सकते, इतना डीप लेवल जाके आप पढ़ा देते हो कि जो स्टेट पीसीएस का यूपीएससी तक फाइट हो जाती है। इस लेवल तक, यानी कि ऑप्शनल तक क्लियर हो जाता है। बस मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुनते जाना, पढ़ते जाना। मैं बहुत काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 8 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो मुझे मालूम है क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ए टू ज़ेड। देखो, मैंने स्लाइड भी ऐसी बनाई है कि बच्चे को तकलीफ ना हो बिल्कुल भी। एक-एक शब्द, और मेरा मतलब ही यही होता है, एक-एक शब्द को समझाना, एक-एक शब्द को समझाना। ये मत सोचना कि मैं आया, पढ़ा के चला गया। नहीं, मैं वो उस टाइप का टीचर ही नहीं हूँ। आप मुझसे एक बार नहीं 50 बार पूछोगे, मैं 50 बार क्लियर करूँगा, ये चीज़ है। ठीक है? क्लियर है सारी चीज़ें? नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि बैक्टीरिया के पूरे क्लासिफिकेशन को जानेंगे। उसके बाद में डायग्राम्स वगैरह, ये साइंस पूरी डायग्राम के ऊपर होती है, और मैं फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जिनसे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। प्रोटिस्टा को समझेंगे, प्रोटिस्टा कौन-कौन से होते हैं। उसके बाद में प्रोटोज़ोआ को समझेंगे, प्रोटोज़ोआ के बाद में कवक को समझेंगे। कवक के बाद में हम वायरस, वीरियोइड, प्रायन, लाइकेन वगैरह इन सभी को समझेंगे। ये हैं प्रायन वगैरह, लाइकेन।
लाइकेन वगैरह, ये सभी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना, ए टू जेड सारी चीजें आएंगी और बहुत अच्छी तरीके से आप याद भी रख पाओगे उसे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। ये वाली पीडीएफ तो आपको डाउनलोड हो जाएगी ना, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी ना आपके पास में। है ना, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना पहली चीज। अब डाउनलोड करने के बाद में अब आप उसको क्या करना, अब उसको पढ़ना स्टार्ट करना। जैसे ही मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो रिवीजन के लिए आप क्या करना, पीडीएफ को पढ़ना। और पढ़ने के साथ में बहुत सारी जगह लिखी छूटी रहती है, देखो नोट्स जब रहते हैं ना, देखो ये पूरी की पूरी जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो इसको आप पढ़ना, इसका प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टॉपिक आपके नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे और लगभग इतने पेज में आपके पूरे साइंस इकट्ठी हो जाएगी। इस पूरे के पूरे पेज में ये देखो, ये जगह छूटी, ये जगह छूटी, तो इसको पढ़ना, इन टॉपिकों को अंडरलाइन करना, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अंडरलाइन करना, और अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करना। और जब इन फ्यूचर आने वाले 2 महीने 3 महीने, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब इसको रिवीजन करने बैठोगे और आपको कुछ नया फैक्ट जब भी किसी को भी पढ़ोगे ना, जैसे बैक्टीरिया पढ़ोगे, मेरे नोट्स लेके बैठोगे, तो जब भी कुछ नया पढ़ोगे ना, तो आपको जो नया मिलेगा, जो जानकारी आपको मिलेगी, वो जानकारी यहीं पर नोट लगाकर, ये जो स्पेस खाली है ना, यहीं पर नोट लगा के लिख लोगे। ये जो स्पेस खाली है यहां पर लिख लोगे, ये जो स्पेस खाली है यहां पर लिख लोगे, इस स्पेस को इस्तेमाल करोगे। नोट मेकिंग ऐसे होती है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके बन के तैयार हो जाते हैं, जब आपको मतलब अल्टीमेट किसी किताब में आपको जाने की जरूरत नहीं रहती है, किसी किताब में। मैं जो आपको नॉलेज दूंगा वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा, 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी दूंगा, प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टेट पीसीएस को पढ़ाने का, यानी कि पिछले 8 सालों से, तो मेरे जो 8 सालों से जो मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, वो पूरे नोट्स की जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं खुद एक राइटर हूं, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब लिखी हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब मैंने पब्लिश की हुई है, विक्रांत सिंह के नाम से, विक्रांत सिंह के नाम से। और ये जो किताब है, ये मेंस के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही नाम है, ये मेंस की किताब है। लेकिन ये किस स्टेट बोर्ड के लिए लिखी है मैंने, एमपीपीएससी, एमपीपीएससी के स्टेट बोर्ड के लिए मैंने ये फर्स्ट किताब मेरी पब्लिश की है। अब अदर स्टेट पीएससी के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरी नोट मेकिंग कर रहा हूं, यूपीपीएससी और बिहार पीएससी। ठीक है, तो क्योंकि वक्त लगता है सारी चीजों में, समय लगता है। मुझे ऑलमोस्ट एमपीपीएससी में मुझे लगभग ये समझो कि मुझे कम से कम 14 से 15 महीने का समय लग गया, ये किताब, इस किताब को बनाने में। और ये किताब जो मैंने पूरी 300 मार्क्स की बना दी, पूरे 300 मार्क्स की, पूरे 300 मार्क्स की। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सर पीडीएफ दो टाइप के हैं, एक क्लास पीडीएफ और ओनली पीडीएफ भी है। ये क्लास पीडीएफ को पढ़िए आप। ठीक है, देखते हैं सिलेबस, देखते हैं, आप सब टच में रहना मेरे से टेलीग्राम पर, और फिर वहां पर बता देना कौन सा बोर्ड है, यूके वगैरह है, सिलेबस वगैरह शेयर कर देना, तो फिर मैं वहां पर आपको जानकारी दे दूंगा सारी चीजें, कि मतलब किस प्रकार से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी में रखो अपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा शाम को 6 बजे से ही, इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।
मोनेरा प्रोटिस्टा। हाँ मनीष, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है। दोनों यहाँ के एल्गी आ जाए, पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे आ गए, प्लांट्स आ गए। प्रोटिस्टा के अंदर शैवाल आ गए, शैवाल यानी कि एल्गी, एल्गी आ जाते हैं, और प्रोटोजोआ आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आ जाते हैं। और इस मोनेरा जगत के अंदर दुनिया के सभी बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु। अब पता आपको, अगर आप इसमें से ये जो एनिमल्स हैं और ये जो प्लांट्स हैं, अगर इस प्लांट्स को और एनिमल्स को अगर आप छोड़ दो, अगर इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इनकी इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा होता है। प्लांट्स आप बाहर देखोगे बहुत बड़े बड़े पौधे मिल जाएंगे, तो अपनी आंखों से देख पाओगे। जंतुओं को देखो तो आपको जानवर भी बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे, यानी कि अपनी आंखों से देख पाओगे। तो अगर इन दोनों को छोड़ दें, तो ये मोनुरा जगत के जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, शैवाल, शैवाल यानी कि एल्गी, एल्गी, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और फंगस, और फंगस, फंजाई, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्म जीव है। क्या है ये? सूक्ष्म जीव है। पता नहीं क्या लिख गया, कहां पर क्या लिख गया सुधा? मोनेरा प्रोटिस्टा। हाँ मनीष, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है। पहले लिखना था सर जी। सुधा क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रही हो? आर एच विटेकन ने जो 5 किंगडम दिए, आर एच विटेकन ने जो 5 जगत दिए, ये 5 जगत कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप जगत यानी कि प्लांटी जगत, फंजाई यानी कि कवक जगत, और एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। मोनेरा में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को रखा गया, प्रोटेस्टा में शैवाल यानी कि एल्गी को रखा गया, प्लांटे के अंदर पेड़ पौधों को रखा गया, फंजाई के अंदर कवक को रखा गया, और एनिमेलिया के अंदर दुनिया भर के जानवरों को रखा गया। मनीष, बुक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना बस, एनसीईआरटी। और पहली चीज तो इन सभी किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुझे सुन लो। पहले एक बार सुन के देखो, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है, सुन के देखो, और फिर उसके सुनने के बाद में, जब जब तुम किताब को पढ़ोगे तो तुम यही बोलोगे कि विक्रांत सर ने उस किताब से कितना ज्यादा बताया है जो उस किताब में ही नहीं लिखा है ना? मैं पूरी 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस सुनते जाओ। बिल्कुल, बस मुझे ये मैं पीडीएफ मिलेगी ना इसकी, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी ना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बस तो उसी को रीड आउट कर लेना एक बार। मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, सारी चीजें बता दूंगा, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। हाँ, इसके बाद में फिर मैं ऑब्जेक्टिव के भी तो सेशन लेता हूँ, मैं फैक्ट्स के भी सेशन लेता हूँ, तो छूटता कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हो जाती है। तो ये 5 जगत बता दिए। ठीक है। हाँ, हो जाएगी। अभी क्लास के दौरान नोट्स मत बनाओ, थोड़ा सा मुझे सुनने का प्रयास करो सुधा, थोड़ा सा सुनने का प्रयास करो, है ना? एक साथ नोट्स मत बनाओ, है ना? एक साथ नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के डाउट्स भी लेते चल रहा हूं, है ना? इसीलिए तो पहले मुझे एक बार सुन लो, चीज थोड़ी सी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, फिर उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाना, ये पीडीएफ डाउनलोड करना, और फिर उसी पे
हाइलाइटर से अपने नोट्स बनाना है या डार्क पेन या ब्लैक पेन से अपने नोट्स उसे अंडरलाइन करना। और मैंने वैसे भी मैंने देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है ना उसको पहले से ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लाल शब्दों से लिख देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है? चलिए। तो 5 अलग-अलग किंगडम्स में बाँट दिया, 5 अलग-अलग जगत के अंदर बाँट दिया। अब ये 5 जगत में ये जो बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोज़ोआ, फंजाई, ये सभी के सभी जो हैं, यानी कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोज़ोआ और कवक, ये सभी के सभी हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं जिनको नग्न आँखों से हम नहीं देख पाते हैं। कुछ कुछ को नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, कुछ इनमें बड़े-बड़े भी होते हैं। तो उनका साइज बड़ा हो जाता है, तो इनका साइज वेरी करता है, लेकिन इन सभी को सम्मिलित रूप से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत रखते हैं। अब इनके अलावा अगर बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी अगर इनको छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे भी जीव थे जो आर.एच. विटेकर ने उनके बारे में कुछ नहीं बता पाया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको जगह नहीं मिली? तो वायरस को जगह नहीं मिली। वायरस को नहीं बताया उसने। मोनेरा जगत के अंदर बैक्टीरिया बता दिए, प्रोटिस्टा जगत के अंदर प्रोटोजोआ रख दिए, शैवाल रख दिए, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स, जंतुओं के अंदर जानवर, एनिमल्स और कवक के अंदर फंजाई, लेकिन वायरस को जगह नहीं मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग किसको जगह नहीं मिली? तो वायरसेस को जगह नहीं मिली, यानी कि विषाणुओं को जगह नहीं मिली, विषाणुओं को। सिर्फ विषाणु नहीं थे, विषाणु के अलावा और भी थे, प्रियोन थे, प्रियोन, प्रियोन, वीरियोइड थे, वीरियोइड, वीरियोइड। तो प्रियोन थे, वीरियोइड थे, इन सभी को आर.एच. विटेकर ने जगह नहीं थी। ठीक है, और ये सभी भी क्या है? ये सभी भी सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन सभी को हमें एक-एक करके पढ़ना है। आज इन्हीं की तो स्टडी कर रहे हैं, एक-एक करके इन सभी को ही तो पढ़ना है। बैक्टीरिया क्या है, शैवाल क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, कवक क्या है, वायरस क्या है, प्रियोन क्या है, वीरियोइड क्या है, एक-एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। चलिए। तो अगर हम बात करें तो मोनेरा जगत में अगर हम देखते हैं तो मोनेरा जगत में हमें क्या देखने को मिलते हैं? मोनेरा जगत में हमें सभी जीवाणु देखने को मिलते हैं, यानी कि सभी ऑल बैक्टीरिया हमें मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखे गए हैं। और जितने भी बैक्टीरिया हैं, जैसे कोई एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो शैवाल से मिलते हैं, एल्गी से मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो दुनिया के जितने बैक्टीरिया हैं वो सभी मोनेरा में रखे हुए हैं, मोनेरा किंगडम में। तो साइनोबैक्टीरिया जिसे नीले हरे शैवाल कहते हैं, और दुनिया के सभी जीवाणु वो सभी किस में आ जाते हैं? मोनेरा जगत में आ जाते हैं, किंगडम मोनेरा में। प्रोटिस्टा जगत में कौन आ जाते हैं? प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी प्रोटोजोआ हैं और कुछ शैवाल, यानी कि और कुछ एल्गी। तो एल्गी और प्रोटोजोआ को हमने कहां रखा है? प्रोटिस्टा किंगडम में रखा है। किसमें? प्रोटिस्टा किंगडम में। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सजीव जगत के सबसे सरलतम रूप हैं, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे छोटे-छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म के ये जीव है, ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, कुछ प्रोटोजोआ, सभी जीवाणु, अधिकांश प्रोटिस्टा और कुछ फंगस यानी कि कवक कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, यानी कि दे आर माइक्रोस्कोपिक। ऑल बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड मैनी फंगस आर माइक्रोस्कोपिक। और आमतौर पर उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब तो क्लियर है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, उनका आकार, उनका साइज जो है वो बहुत छोटा है। और इसमें उदाहरण भी आपको समझ में आए होंगे कि कुछ सभी के सभी बैक्टीरिया, सभी के सभी जीवाणु कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। कुछ प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा में कौन आ जाते हैं? प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आ जाता है।